नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम तैयारी करेंगे फिर से सीपीयू सीएचएसएल के मॉक टेस्ट की। तो तैयार हैं आप लोग मेरे साथ इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए? तो फटाफट से लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के इस सेशन में फिर से आप देखेंगे कुछ खास ऐसे हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बने रहते हैं, पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो करेंगे आप मेरे साथ उसकी तैयारी। लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको बता दी जाए, क्लासरूम वाला कोर्स अब तक तो आप जान ही गए होंगे और अभी भी आपको नहीं मालूम है तो भाई मैथ्स, रीजनिंग प्लस जीएस और इंग्लिश, ये हमारे कोर्सेज ऑफलाइन बैचेस में अवेलेबल हैं ओनली एट 999। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा और बढ़ते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तैयार हैं आप गाइस? तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। फिरदौसी कौन था? वह महमूद गजनवी के दरबार में कवि साहित्यकार थे। वह फारसी ग्रंथ शाहनामा के लेखक थे। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो भाई यहाँ शाहनामा के लेखक फिरदौसी की बात कही जा रही है तो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली फिरदौसी जो थे इनके दरबार में, यानी महमूद गजनवी जो कि भारत पे 17 आक्रमण करने वाले एक लुटेरे हुए, कहा जाता है इनके दरबार में ये बहुत बड़े महाकवि थे जिन्होंने पर्शियन ग्रंथ ये जो है शाहनामा की रचना की थी। कहा जाता है कि इसमें 60,000 लगभग आपको जो है जैसे दोहे होते हैं वो इसमें प्राप्त होते हैं जो बहुत हद तक जानकारी देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इनके दरबार में ये कवि साहित्यकार थे, बिल्कुल सही है। तो माना जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट फिरदौसी के रिगार्डिंग इस प्रश्न में बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि फिरदौसी, उतबी, ये सब महमूद गजनवी के रिगार्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। वहीं अगर बात करते हैं किताबुल हिंद के रचयिता यानी तहकीक हिंद के रचयिता अल बिरूनी जो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, मेवाड़ के राज परिवार से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थे चैतन्य, अंदाल, मीराबाई, रमाबाई। तो कैसे हम भूल सकते हैं राजा भोज की पत्नी मीराबाई। मीराबाई जिनकी बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की भक्त मानी जाती थी। वैष्णव धर्म को मानने वाली मीराबाई जो कि मध्यकाल में महान प्रसिद्ध भक्ति संत कहलाती हैं जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कई भक्ति संगीतों की रचना की। उन भक्ति संगीतों को लोगों के बीच में गाकर इस तरह से भक्ति आंदोलन में सहयोग दिया था जहां पर स्त्रियों की क्या दशा है, किस तरह से उनका जो मतलब कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशंस होती थी उस काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी, उन स्थितियों का वर्णन उनके संगीत में, भजन में पाया जाता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध कहलाई थी वो। मेवाड़ की क्या मानी जाती थी? मेवाड़ की एक जानी मानी क्वीन मानी जाती थी। ठीक है, राजघराने से थी, राज परिवार से थी। तो उत्तर होगा हमारा मीराबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाई राजा जयसिंह डैश के शासक थे? आम्बेर, अजमेर, सतारा या फिर कन्नौज। तो राजा जयसिंह यानी जयपुर के संस्थापक के रूप जिन्होंने किया था बहुत अच्छे से किलाबंदी, जिन्होंने आम्बेर के वो शासक कहलाए थे और माने गए थे जयपुर के संस्थापक। कहते हैं औरंगजेब के यहाँ ये कार्यरत थे, उनके कमांडर माने जाते थे और औरंगजेब के काल में उनके द्वारा ही भेजा गया था शिवाजी के विरुद्ध, जिन्होंने संधि साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि। ठीक है, तो वो राजा जयसिंह, ये जो सवाई राजा जयसिंह थी, सवाई मतलब सवा। ठीक है, तो जयसिंह जो है वो कोई और नहीं थे बल्कि आम्बेर के क्या थे? शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्याय की जंजीर लगवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। वेल देखा जाए तो आप लोगों ने अब तक बहुत सारे प्रश्न किए जिसमें न्याय की जंजीर ये आपने शायद पहली बार यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से सुना होगा। दरअसल बात है जहांगीर की। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तैनात कर दिया कि जिस किसी को भी न्याय चाहिए वो ये न्याय की जंजीर को खींचे, क्योंकि न्याय की जंजीर के साथ इस तरह से बेल लगी हुई थी कि जैसे ही जंजीर को खींचा जाता था ये बेल बज जाया करती थी, जिससे आइडिया हो जाता था कि कोई यहाँ
यहाँ पर जो है न्याय की गुहार कर रहा है। ठीक है, और इस तरह की सुविधा के कारण जो है आम जनता बड़ी आसानी से राजा से अपने न्याय की गुहार लगा सकती थी। इसीलिए इस अवेलेबिलिटी को नाम दिया गया, ये जो तरकीब सोची गई थी, इस तरकीब को नाम दिया गया है न्याय की जंजीर, जिसे लगवाने वाले हुए थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। इससे पहले अगर बात करें ना तो ये आपको इल्तुतमिश के काल में भी देखने को मिलते दिल्ली सल्तनत में, लेकिन अक्सर ये प्रश्न जब भी एग्जामिनर जो पूछते हैं वो मुगलों के रिगार्डिंग, जिसमें हमारा उत्तर हो जाता है जहांगीर। नेक्स्ट, Indian Muslims were allotted reserved seats in the municipal and district boards, in the provincial councils and in the imperial legislature. In which of the following act? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय मुसलमानों को नगरपालिका और जिला बोर्ड में, प्रांतीय परिषदों में और शाही विधानमंडल में आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी? भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1891। वेल, अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से यहाँ पर बात की जा रही है किसके लिए? रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स। रिजर्व सीट्स का मतलब क्या हो गया? याद कीजिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है सर्वप्रथम किसको दिए गए थे? ये दिए जाते हैं मुस्लिम्स को। ये मुस्लिम्स को दिए थे और इसे प्रदान करने वाले कोई और नहीं थे, इस समय वाइसरॉय थे, जिसका नाम था लॉर्ड मिंटो। याद कीजिए, ये वही मिंटो है जो भारत में इस तरह से फूट डालने के कार्य कर रहे थे। इन्हें कहा जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी सांप्रदायिकतावाद के आधार पर ये क्या करवाना चाह रहे थे? भारत में निर्वाचन, जिसकी पहल इन्होंने की थी हमारे भारत में किस समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से। और ये अधिकार इन्होंने इनको प्रदान किया था किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1909, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है, अगर आपने सुना होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो सुधार। इसके बाद अगर देखा जाए तो सिख और दलित, इनके ऊपर भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर कार्य किया गया था, जिस पर बाद में जाकर याद कीजिए कि दलितों के रिजर्वेशन के बदले में अंबेडकर जी ने ये जिद छोड़ दी थी और इस तरह से बाद में पूना समझौता में उनको रिजर्वेशन प्राप्त होता है। मतलब उन्होंने इस समझौता रिजर्वेशन पर किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाने में, जिसकी अच्छी खासी चाल यहाँ पर मिंटो की लगती है। और आप जानते हैं जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, तो मिंटो ने एक बात कही भी थी कि जो आज बीज बोने हम जा रहे हैं वो कल को ये जो है बीज बोने जा रहे हैं, कल को इसकी फसल बहुत ही कड़वी होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से नजर आता है हमें किसमें? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसमें म्यूनिसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें देखने को मिलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ही नहीं बल्कि प्रोविंशियल काउंसिल एंड इंपीरियल लेजिस्लेचर में भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ या फिर कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी जिन जाने माने लोगों से, मतलब जो थे लीडर से, या आप कह सकते हैं ऐसे रिफॉर्मर से इंस्पायर थे, जिनमें से नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय का, रूसो का, थोरो का, तो इनसे बहुत ही प्रभावित थे। जिसमें लियो टॉल्स्टॉय की रचना किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तो वहाँ पर नॉन वॉयलेंस और ये जो सत्याग्रह की गांधी जी ये जो मतलब टेक्नोलॉजी टेक्निक ये वेपन की तरह अपनाते थे। किस चीज़ को लेकर? ये वेपन की तरह कार्य करते थे। जब आंदोलन की शुरुआत करते थे किसी को भी या किसी विचार को रखते थे तो इनका वेपन हमेशा यही रहता था। अब ऐसा नहीं कह सकते कि ये इन्होंने जैन धर्म से नहीं सीखा था, जैन धर्म से सीखा था, बट इस प्रक्रिया को किस तरह से करना है तो बहुत ही प्रभावित इन जाने माने रिफॉर्मर्स हैं, जिनमें से हम देखते हैं लियो टॉल्स्टॉय इनमें से फिलहाल हम देखें जिनसे महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित थे और इनके विचारों को मानकर उन्होंने आंदोलन का इसे हिस्सा भी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले
मूल शिक्षा के विचार को प्रतिपादित किया? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। हाँ जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक एजुकेशन को लेकर। देखिए, बेसिक एजुकेशन को लेकर हालांकि अब तक आपने जो है हंटर कमीशन पढ़ लिया है, या फिर हम लोग जो है सैडलर कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कमीशंस जो थे, एजुकेशन कमीशन हमारे इंडिया में आए थे, ठीक है। अब ये कमीशंस जो हैं काफ़ी सारे जो एजुकेशनल पर्पस और एजुकेशनल सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, उनमें से बीची बीच गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर हरिजन में बात रख दी कि भाई हम लोगों को बेसिक एजुकेशन भी अपनाना चाहिए। ये दौर था 1937 के आसपास का। जब हम बात करते हैं 1937 के दौरान गांधी जी ने इस बात को अपने न्यूज़पेपर हरिजन में रखा, जिनका मानना था कि जो हमारे आगे जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, एटलीस्ट उनको इतना काबिल बनाया जाए जिन्हें ऑक्यूपेशनल स्किल्स आती हों, जिन्हें जो क्राफ्ट्स चीज़ें ये लोग कर सके, ताकि ये लोग कल को अपने पैरों पर खड़े हो सके। एक ऐसी चीज़ों के लिए ये योग्य हो सके, बेसिक एजुकेशन में ये सब चीज़ होना चाहिए इंक्लूडेड, ताकि ये लोग कल को अपने पैरों पे खड़े हो सके। क्योंकि उस समय हम देखें तो हर कोई जो है मतलब जो हायर एजुकेशन है, हर कोई तो हायर एजुकेशन अचीव नहीं करते थे। इन बिटवीन काफ़ी लोग ऐसे होते थे जो एजुकेशन को डिसकंटिन्यू करते थे। तो ऐसे में उनका कहना है कि बेसिक एजुकेशन ऐसी हो कि जिसमें एक स्तर तक भी अगर कोई बच्चा इस शिक्षा को ग्रहण करता है तो उसके भविष्य में उसके लिए वो शिक्षा उपयोग रहे, ठीक है, यूजफुल रहे, ठीक है। तो इसका वर्णन बहुत अच्छे तरह से कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी सारे आंदोलन हैं, सारे गांधी जी जिसमें लीडिंग रोल इनका रहा था, इसमें हम देखते हैं काफ़ी अच्छे से लीडरशिप कर रहे थे महात्मा गांधी। अब अगर मैं इनमें बात करूं कि पहले स्तर के आंदोलन को, तो देखिए यहाँ पर एक इंडिगो मूवमेंट दिख रहा है, और ये दोस्तों इंडिगो मूवमेंट कोई और नहीं है, ये चंपारण मूवमेंट ही है। चंपारण सत्याग्रह, जिसे गांधी जी का भारत में चलाया गया पहला आंदोलन मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बात क्या कर रहे हैं किसकी? पहले जन आंदोलन की। तो जन आंदोलन जिसमें पूरी जनता का एक ही सिद्धांत, जिसमें एक ही गूंज थी, चारों तरफ सभी का एक ही तरह का रिस्पांस था, सब यहाँ पर आ खड़े हुए थे। जो बहुत ही बड़ा आंदोलन देश में माना जाता है 1920 में, ठीक है, देश के स्तर पे बहुत बड़ा आंदोलन, उसे कहा जाएगा नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, जिसे फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहते हैं, पहला राजनीतिक आंदोलन। इसमें देखा जाए तो किस तरह से गांधी जी ने जितने भी ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी अंग्रेजी सामान है, उसका बहिष्कार यानी बायकॉट करने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाने की बात की गई थी, जिसका बहुत अच्छे से वर्णन मैंने अपने एक और अच्छे से वीडियो में किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको जब भी जाना हो तो उसको एक बार और ज़रूर देखना। तो हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर असहयोग आंदोलन सर्च करना, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कैसे मैंने पूरा वर्णन किया है, और उनके जो मतलब एलेबोरेट किए गए की पॉइंट्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो उस आंदोलन को, जिसके बाद हम देखते हैं आंदोलन असफल होता है एट द एंड, किसकी वजह से? चोरी चोरा घटना, चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसकी वजह से आंदोलन वापस लिया जाता है। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल, पतंजलि। तो इसमें तो कोई जानने वाली बात ही नहीं। अगर बात करते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम से ही, यानी गौतम बुद्ध ने जब महाभिनिष्क्रमण किया था, यानी अपना गृह त्याग किया था, तो घर से निकलने के बाद जिन गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उनका नाम अलार कलाम था। अलार कलाम के साथ काफी समय तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। लेकिन एक तरफ अलार कलाम का मानना था, गुरु का मानना था उनके, कि तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि खुद गौतम बुद्ध जो थे वो खुद अपनी शिक्षा से मानिए जैसे सेटिस्फाइड नहीं थे, और कहते ना कि जब अपनी आत्मा गवाह नहीं देती किसी चीज को लेकर, तो तब तक हम लोग उस चीज को मानते नहीं हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपने आप शिक्षा को फाइनली ग्रहण किया था जब बोध गया में पूरी शिक्षा, मतलब उन्होंने अंतर ध्यान किया। अंतर ध्यान करने के बाद वो क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो कहलाए थे गौतम बुद्ध,
ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष, और जिस जगह पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था गया से कहलाई थी बोध गया। ठीक है, तो हमने ये पहले भी कई प्रश्नों में कई जो है डिस्कशन किया हुआ है। तो कौन थे उनके गुरु? अलार कलाम थे। लोधी वंश की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिज्र खां। तो कैसे भूल सकते हैं हम लोग लोधी वंश, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अक्सर जो सैयद और लोधी, खिलजी, तुगलक, गुलाम, मैंने पूरा उल्टा क्रम बोल दिया है। तो जितने भी हम रूलर्स की बात करते हैं ना, डायनेस्टीज की बात करते हैं, सॉरी, उनके संस्थापक तो एटलीस्ट सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए जो पूछे जाते हैं। अब जैसे लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम और 5वां वंश माना जाता था, उसके संस्थापक माने जाते थे बहलोल लोधी, और इसी में सिकंदर लोधी जो थे इसी वंश के जाने माने शासक माने गए, जिन्होंने आगरा नगर बसाया था। तो वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी जो थे ये माने जाते हैं सिकंदर लोधी के पुत्र ही नहीं, बल्कि दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश के अंतिम शासक, क्योंकि कहा जाता है इन्होंने 1526 में लड़ा था पहला पानीपत का युद्ध, जिसका चर्चा आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जिस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम जो थे वो किससे पराजित हो गए थे? बाबर से। और जब बाबर विजयी हुआ तो उसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो लोधी वंश के संस्थापक तो बहलोल लोधी थे, लेकिन इसका अंत किसके हाथ होता है? इब्राहिम लोधी के हाथों। चूक का सिद्धांत एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके जन्मदाता माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने भारत में इस हड़प नीति के तहत, जिसे हमारी लैंग्वेज में व्यापगत नीति भी कहेंगे, हड़प नीति भी कहेंगे, चूक का सिद्धांत भी बोलेंगे, तो देखा जाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो थी डलहौजी की एक ऐसी थी जिसने भारत में तहलका मचा दिया था। माना जाए तो कितनी सारी भारतीय रियासतें थी जो इसका मतलब शिकार बनकर हमारे साम्राज्य का, मतलब हमारे नहीं सॉरी अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनती है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था अब यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। ठीक है, रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का विस्तार करना, जमींदारों को नियंत्रित करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करना। एक्चुअली मेन तो पर्पस इनका भारत पे शासन करना था। अगर हम लोग अपनी आमचाल की बोली भाषा में बात करें तो इसका मतलब है रियासतों में तो विद्रोह हो। कई ऐसे रियासत थे जहां पर इनके खिलाफ विद्रोह जबरदस्ती तो नहीं कर रहे थे, आगे से तो नहीं कर रहे थे। कहीं जगह पर 1857 में नजर आता है, वो घटना भी इनके काल में नहीं हुई थी। तो ये तो 1857 की यानी बाद की बात है, तो ये लॉजिक नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं है। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति का विस्तार करना, तो अंग्रेजों की सैन्य शक्ति तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं ब्रिटेन ने काफी कंट्रीज पे रूल किया हुआ है, और रूल के तहत वहां के लोगों को इस तरह से सैन्य में भर्ती करके अपनी पावर को तो मजबूत बनाते ही थे। भारत में भी देखा जाए तो जैसे कि हमारे भारतीय साम्राज्यों के साथ इन्होंने सामना किया, चाहे फिर वो मैसूर हो, चाहे मराठा हो, चाहे सिख साम्राज्य हो, सबका सामना करते हुए सैन्य शक्ति तो इनकी इतनी पावरफुल हो रही थी। उसके लिए अगर देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। तब तक तो देखा जाए ब्रिटिश साम्राज्य इतना मजबूत तो हो ही चुका था, मध्य तक की बात हो रही है, 19th सेंचुरी के मिड, और तब तक देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रिटिशर्स ही नजर आ रहे थे, जिन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था। जमींदारों को नियंत्रित करना, तो जमींदार तो ऑलरेडी पहले ही अंग्रेजों के हाथों बिक चुके थे, क्योंकि वो लोग लालची थे और अंग्रेजों का जो फायदा, जो जिस कारण से वो फायदे से जुड़े हुए थे, अंग्रेजों की वजह से उस फायदे से जुड़े रहना चाहते हैं, इसीलिए वो ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी फेवर कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं? भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य होना, ये इनका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट, सहायक गठबंधन एक प्रणाली थी जिसे किसके द्वारा तैयार किया गया था? सब्सिडायरी अलायंस, जिसके लिए फेमस कौन माने जाते हैं भाई? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो देखा जाए ये करने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। भाई अगर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली का ये जो सब्सिडायरी अलायंस है, माना जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कुछ ज्यादा अलग नहीं था। हालांकि डलहौजी ने बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो अपनाई थी, वेलेस्ली ने बहुत पहले ही सब्सिडायरी अलायंस कराया, जिस अलायंस के तहत यही कार्य, मतलब आप उनकी
उनके रियासतों में आप एंटर कर सकते हैं, उनकी रियासतों में आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस जिस रियासत ने अगर अंग्रेजों के साथ, वेलेस्ली के साथ ये सहायक गठबंधन कर लिया, ठीक है, सहायक गठबंधन कर लिया, तो उसके बावजूद अब उन्हें ना वो किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे फ्रांसीसी हो या पोर्चुगीज या अन्य कोई भी यूरोपियन पावर हो। दूसरी बात जो है, वहां पर ब्रिटिशर्स की जो सेना होती थी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती थी। तीसरी बात, ब्रिटिशर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना ही करना है रियासत को, जब भी उन्हें लगेगा कि हमारे लिए कोई समस्या है, कहीं युद्ध लड़ना है, तो वहां पर रियासत का सपोर्ट केवल और केवल किसके लिए रहेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ऑलरेडी देखिए ना कि यहाँ पर तो गुलाम बनाने वाली पद्धति पहले ही आ चुकी थी, जिसे कहा गया था सब्सिडायरी अलायंस। सहायक मतलब यहाँ पे रियासत के जो शासक है वो सहायक हो गए अंग्रेजों पर, ठीक है। तो कौन थे? वेलेस्ली थे, जिसने इस सहायक गठबंधन का पहला शिकार किसको बनाया था बेटा? हैदराबाद। किसको? हैदराबाद। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अभी आपने देखा था, उसका पहला शिकार बना था सतारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। यूं तो हम जाने के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से शुरू होकर हम देखते हैं 1933 तक इसका अंत होता है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में काफी सारे हमारे इंडियन लीडर्स गए थे, लेकिन कुछ लीडर्स पहले में गए थे, कुछ सेकंड में गए थे। तो मुख्य रूप से ऐसे एक प्रोमिनेंट लीडर माने जाते हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में आयोजित हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। और जानते हैं बी आर अम्बेडकर जो कि पहले गोलमेज सम्मेलन से अपने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रख रहे थे, दूसरे में उनको ये प्राप्त हो चुका था, जिसकी भी हमने बात भी करी थी कि दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्राप्त हो जाता है, जिसे पास करता है कौन? मैकडॉनल्ड, ठीक है। और इसीलिए इसको पास करने के बाद नाम दिया जाता है मैकडॉनल्ड अवार्ड, ठीक है बेटा, मैकडॉनल्ड अवार्ड। और क्योंकि एक तरह से सांप्रदायिकता का काम कर रहा था, भाई दलितों को अगर आप अलग से इलेक्शन करने की मांग देते हैं तो क्या है कि आप सांप्रदायिकतावादी तो फैला रहे हैं, तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। और इसी का विरोध किया था गांधी जी ने, जिसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में चलाया गया था, जिसके लिए गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और इस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल तो पहले ही बहुत चर्चों में आ चुके थे, ठीक है, इनका काफ़ी रोल पहले भी देखा जा चुका है, ठीक है। फिर वो चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या फिर इनके द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भी इन्होंने 1942 में भेजा था, किसके हाथों? स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथों, जिसके तहत इनका कहना है कि भारतीयों को किसी तरह भी मनवाया जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और भारतीय हम अंग्रेजों के साथ हैं, लेकिन हम तो इनके साथ थे ही नहीं। गांधी जी ने इसी का ऐलान करते हुए क्या कहा था? जापान वाले जब लड़ने के लिए इन पे आक्रमण के लिए भारत की ओर बढ़ रहे थे, तो गांधी जी परिस्थिति को भाप चुके थे, और इसीलिए गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो आंदोलन की उन्होंने घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारडोली की महिलाएं, गुजरात के किसान। तो वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने चलाया था बारडोली आंदोलन 1928 का बारडोली आंदोलन जो कि गुजरात में चलाया गया था, उसको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल जी। और आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी के इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई थी, जहां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो 22% करके एकदम से वृद्धि कर दी थी ना, उस वृद्धि करने की वजह से वहां पर जो किसानों के लिए आंदोलन हुआ था उसे समाप्त करवाने के लिए इन्होंने सफलता प्राप्त की। और ये आंदोलन जो जिस दिशा में इन्होंने चलाया था,
गांधी जी के बिल्कुल आदर्श पे, यानी अहिंसा और सत्याग्रह। जब इन्हें सफलता प्राप्त होती है तो महात्मा गांधी जी ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। इन्हें ही कहा जाता है भारत के बिस्मार्क। यानी बिस्मार्क कौन थे? जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण जिस तरह से बिस्मार्क ने किया, इसी तरह से भारत का एकीकरण करने वाले कौन है? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? 1931 में कराची अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, 1924 में बेलगाम अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन। तो भाई पूर्ण स्वराज हम देखते हैं जब फाइनली कांग्रेस के सभी लीडर्स का एक ही नारा हो चुका था, पूर्ण स्वराज ही हमारा उद्देश्य है। ये करने में उन्होंने ये प्रस्ताव जो पारित किया था कानूनी रूप से 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। इससे ही पहले नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1928 में, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। और इसी कारण कहीं ना कहीं सबके बीच में जो आक्रोश था ना, अब वो गुस्से में उमड़ कर आ गया था कि अब तक तो हम प्राप्त करना चाहते थे डोमिनियन स्टेटस, बट अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। जिसके तहत इन्होंने 31 दिसंबर 1929 यानी साल के बिल्कुल अंतिम दिन 31 दिसंबर की अर्धरात्रि को रावी नदी पर तिरंगा झंडा फहराया और वंदे मातरम गाकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और 26 जनवरी 1930 के, बहुत जल्द आ चुका था 1930, ये जो तिरंगा झंडा अर्धरात्रि में फहराया तो 1930 का ईयर आ चुका था। और 26 जनवरी जो आने वाली थी, इन्होंने तय किया था कि ये पूर्ण स्वराज अचीव करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो अरुणा आसिफ अली जो कि जिनका बहुत मेजर रोल माना जाता है, ये एक जानी मानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, ठीक है, जिन्होंने भारतीय आंदोलन में काफ़ी सहयोग दिया था। हालांकि इनका जो मेजर रोल माना जाता है, जब इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, वो दौर था, वो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन अगर देखा जाए तो इनका रोल सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान भी कम नहीं था। नमक सत्याग्रह के दौरान जितने लोग जो बंदी हुए थे, उनमें से एक अरुणा आसिफ अली भी थी, जिनको छुड़वाने के लिए जो गांधी जी ने बात कही थी ना कि जितने भी अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आपने रखा हुआ, मतलब प्रिजन में रखा हुआ है पॉलिटिकल लीडर्स को, बिना किसी रीजन के उन्हें रिहाई दी जाए। तो देखा जाए तो अरुणा आसिफ अली को भी बाहर निकलवाने के लिए काफ़ी सारे विमेंस जो है प्रोटेस्ट करने पर आ गई थी कि हम भी जब तक यहाँ पर अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनको नहीं निकाला जाएगा। तो अरुणा आसिफ अली का बहुत बड़ा रोल था। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहा जाता है, जब 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे अगस्त की क्रांति कहते हैं, तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत बॉम्बे के ग्वालियर मैदान में, जो ग्वालियर मैदान टैंक में कहते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने जो है तिरंगा झंडा फहराते हुए इस आंदोलन को लीड कर रहा था, क्योंकि गांधी जी को तो नज़रबंद कर दिया था आगा खां पैलेस में, ठीक है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, यानी व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू रेट इन गुप्त एज। अच्छा, गुप्त काल में भी मतलब हम देखते हैं गुप्त शासकों द्वारा जो लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, उसका कितना अमाउंट होता था, कितना वो जो है प्राप्त किया जाता था। उत्पादन का चौथा भाग यानी 1/4, उत्पादन का छठा भाग 1/6, उत्पादन का 8वां भाग 1/8, उत्पादन का आधा भाग यानी हम देखते हैं कि हाफ 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बात कर रहे हैं अगर भू राजस्व को लेकर, तो कितना जो है कलेक्ट किया जाता था, 1/6 किया जाता था, ठीक है, 1/6। और आप जानते हैं ना, केवल हमें गुप्त काल में बल्कि हम लोगों को मौर्य काल में भी यही देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, उत्पादन का रेट जो कि कलेक्ट किया जाता था जनता द्वारा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राजतंत्र में राजस्व प्राप्त किया जाता था वो भूमि से किया जाता था, तो भूमि कर, भू राजस्व। निम्नलिखित में से किसने तुगलकनामा लिखा? इब्न बतूता, मलिक मोहम्मद जयसी, जियाउद्दीन बनी, अमीर खुसरो। तो भाई तुगलकनामा जो कि लिखा गया है तुगलक वंश के शासकों पर, जिसमें तुगलक वंश के शासकों के बारे में, तुगलक वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी
प्राप्त होती है वो तुगलकनामा लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि अमीर खुसरो थे। ये वही अमीर खुसरो जो कहलाते हैं तोताए हिंद और माने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ पता चलता है तुगलक शासकों के बारे में जो तुगलकनामा में इनके द्वारा लिखा जाता है। दौलताबाद का दूसरा नाम क्या था जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। मैसूर, निजामाबाद, औरंगाबाद, देवगिरी। अब दौलताबाद तो सभी को पता होगा लगभग, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करते हैं तो कुछ प्रश्न बड़े फिक्स हैं कि जैसे इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, फेल हो गया था वो, इनका जो ये कार्य करना चाह रहे थे, अचीवमेंट जो इनकी थी वो सक्सेस नहीं रही थी। ठीक है, और जो ये क्या अचीव करना चाहते थे, टोकन मुद्रा चलाई थी इन्होंने, सांकेतिक मुद्रा जिसे कहते हैं, टोकन करेंसी जिसे कहते हैं, वो भी फेल हो गया था। लेकिन जब जो राजधानी स्थानांतरित करने की हम बात कर रहे हैं तो राजधानी स्थानांतरित में उन्होंने जो दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, उसका दूसरा नाम पूछ रहे हैं और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है देवगिरी। जी हाँ, दौलताबाद ही देवगिरी और देवगिरी ही दौलताबाद था। एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये क्षेत्र जो दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध था, उससे बहुत पहले ही खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के काल में देवगिरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जहां पर हम अलाउद्दीन खिलजी के जब अभियानों के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक देवगिरी अभियान भी था जिसे कोई और नहीं कौन लेकर गए थे, मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने देवगिरी पर अपना नियंत्रण पा लिया था, वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर वहां पर नियंत्रण पा लिया और इस तरह से देवगिरी दिल्ली सल्तनत का भाग बना। तो अलाउद्दीन ने ही देवगिरी को ऑलरेडी जीत लिया था, लेकिन बाद में ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो आते हैं, बाद में तुगलक वंश का शासन आता है, तो वो इसे अपनी क्या बनाना चाह रहे थे, कैपिटल, इसलिए दौलताबाद ही देवगिरी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान दरबार में प्रवेश करने से पहले क्या पहनती थी? कुबा, कुल्हा, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है और शायद आपने ये क्वेश्चन देखा हो। भाई कुबा और कुल्हा क्या था? जो रजिया सुल्तान थी, जो पहली महिला शासिका मानी जाती थी मध्यकालीन भारत की, ऐसा कहा जाता है कि वो जो लिबास जिस तरह से पहनकर मौजूद होती थी अपने दरबार में, तो उसे कहते थे कुबा और कुल्हा। जो कुबा है वो क्या है, दरअसल इस तरह से जो ओवरकोट वो पहनती थी, इस तरह से शर्ट, बैगी पैंट, ओवरकोट पहनकर एक सुल्तान के रूप में एंटर करती थी। तो वहीं पर सर पे ताज, एक बहुत खूबसूरत ताज जो प्रीशियस स्टोन से जड़ा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत लगता था, तो उसे कुल्हा कहा जाता था। यानी वो जो लिबास पहनती थी, उन लिबास में ये दोनों ही उनका भाग था, कुबा और कुल्हा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, अच्छी तरह से बनाई गई सड़कें, उपरोक्त सभी। यानी देखा जाए तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें जानना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पे जब हम डिस्कशन करते हैं, क्या ये सारे देखे जाए तो उनका भाग थे। टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की तो तारीफ ही यही है कि पूरा का पूरा नगर प्राप्त हुआ, जिस तरह से बनाने से उसके बनावट को देखकर लगता है कि उसे बनाने से पहले पूरा प्लान किया गया होगा, क्योंकि जिस तरह से घर के बनावट है, जिस तरह से वेल कनेक्शंस बनाए गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी मिलता है, सिंगल फ्लोर वाला भी मिलता है, तो बीच में जो स्ट्रीट है और जिस तरह से उनके जो रोड्स को इंटरसेक्ट करना, हर एक चीजें हैं, तो बिल्कुल सही है, प्लान किया गया था। जल निकासी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सही है, जल निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। माना जाए तो ड्रेनेज सिस्टम, इसके इतनी तारीफ करते इतिहासकार, कहा जाता है कि जब ये प्राप्त हुए थे तो ये बिल्कुल साफ सुथरे पड़े थे, क्योंकि ये लोग अपने ड्रेन्स को कवर करके रखते थे, ठीक है। और हर घर से जो है ड्रेन पाइप जो है कनेक्ट होकर इनका जितना भी वेस्टेज होता था वो बाहर की ओर लेके जाते थे, जो कि मेन रोड के ड्रेन से कनेक्ट होते थे।
और बाद में ये सभी जितने घरों का वेस्टेज है वो नगर के कोने में जाकर इसे बहा देते थे ताकि किसी को भी कोई बीमारी वगैरह इस तरह से ना रहे। ऑब्वियसली इस चीज़ का देखा जाए तो साफ सुथरे रहने में ही सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है। इसके अलावा अच्छी तरह से बनाई गई सड़कें तो बिल्कुल है, ऐसी सड़कें बनाई गई 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट की है एक दूसरे को, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। कहते हैं कि हवा चले तो यूं ही सड़कें साफ हो जाए, इतनी सपाट और चपटी रोड होती थी। और इनकी जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा थी, 10 बैलगाड़ियाँ यूं ही भाग जाए। ठीक है, तो इसीलिए देखा जाए तो माना जाए तो उत्तर तो क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी हैं, तो डी उत्तर रहेगा हमारा, ऑल ऑफ दी अबव। हड़प्पा की मोहरों पर जिनमें आदि शिव का चित्र है क्या नहीं दर्शाया गया है, हाथी और बाघ, बैल और गाय, गैंडा, भैंस और हिरण। देखा जाए तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमें प्रोटो शिव यानी आदि शिव यानी पशुपति नाथ की जो आकृति मोहर पे प्राप्त हुई है उनके साथ 5 हमें जानवर देखने को मिलते हैं। उनमें से कौन सा जानवर नहीं है? हाथी और बाघ बिल्कुल है, टाइगर और हाथी थे वहां पर, दो तो ये हो गए। उसमें गेंडा भी हमें नजर आता है, भैंस और हिरण भी नजर आता है, लेकिन बैल और गाय नहीं थे। ठीक है, बैल ना बुल थे, बुल की अलग मोहरें मिली हैं, ऐसी अलग मोहरें मिली हैं जिसमें बुल बना हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो पशुपति नाथ की आकृति वाला मोहर है उसमें बुल नहीं है। ठीक है, उसमें जो है बुल नहीं है, न काव है, बल्कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ बफलो बना हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, बैल और गाय नहीं थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? माहम बेगम, मरियम उज जमानी, हाजी बेगम, आयशा सुल्तान बेगम। वेल देखा जाए तो आप कहेंगे कि मैम अरे ये जो हुमायूं का मकबरा है इसको तो अकबर ने बनवाया है। देखिए, एक पुत्र के नाते अगर देखा जाए तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया है, नो डाउट, लेकिन इसके निर्माण को लेकर जो एक आदेश देती हैं वो एक पत्नी देती हैं, हुमायूं की पत्नी जिनका नाम था हाजी बेगम, या इनको ही कहेंगे बेगा बेगम। ठीक है, हाजी बेगम के ही आदेश पर इस तरह से जो निर्माण कराने की बात की जाती है। और ऑब्वियसली अकबर तो ये चाह ही रहे हैं, ऊपर से माता राजमाता का भी आदेश आ गया है, तो दोनों के ही जो विचार विमर्श और सहयोग से जो है इनका निर्माण होता है। इसे जब भी आपको लगे या स्त्रियों के नाम है तो हुमायूं की पत्नी के बारे में हमें उत्तर ढूंढना है। जब देखा जाए किस मुगल सुल्तान मतलब मुगल रूलर ने, किस मुगल सम्राट ने बनवाया है, तो पुत्र होने के नाते किसने बनवाया है, अकबर होगा। चांदी का सिक्का किसने चलाया, अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो चांदी का सिक्का भाई यहाँ पर बात हो रही है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मध्यकाल में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है अपने 2 तरह के सिक्कों को चलाने के लिए। एक है चांदी का सिक्का जिसे नाम दिया जाता है बेटा रुपया, यानी आज जो हमारी इंडियन करेंसी कौन सी है, रुपए है, उसका पूर्ववर्ती कौन माना जाता है, रुपया, जिसे शेरशाह सूरी ने चलाया। और तांबे का सिक्का जिसे कहा जाता है दाम, इसे चलाने वाले भी शेरशाह सूरी ही थे। तो यहाँ पर जो ये जब पूछा जाए सिंपल तौर पे चांदी का सिक्का, तो जब नाम आ जाए शेरशाह सूरी तो कोई उत्तर नहीं है, इसे याद रखना है आपको, उत्तर है हमारा शेरशाह सूरी। और इसी के साथ भाई आज का ये सेशन होता है कंप्लीट। तो कैसा रहा था ये सेशन मेरे साथ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के मॉक टेस्ट और अच्छे सारे क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे अगले सेशन पे, तब तक करिएगा इंतजार। टाटा बाय बाय।